भारत की सीमा पर पाकिस्तान की तैयारी। सर क्रीक में क्यों मची हलचल भारी। ड्रोन की दस्तक, समंदर में ललकार। कौन करेगा किस पर अब भारी वार। सर क्रीक में पाक की नापाक साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा, सर क्रीक का दलदली इलाका और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियां। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बल्कि हिंद महासागर की बदलती रणनीति का है। पाकिस्तान ने सर क्रीक के आसपास अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। नेवी के स्पेशल कमांडो, नई समुद्री चौकियां, ड्रोन, हॉवरक्राफ्ट और तेज गश्ती नौकाओं की तैनाती ने सुरक्षा एजेंसियों का अचानक से ध्यान खींचा है। इन गतिविधियों में चीन और तुर्की से मिले सैन्य उपकरणों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर वो भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या सर क्रीक आने वाले समय में एक नया सामरिक केंद्र बन सकता है और आखिर इस पूरे घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। सर क्रीक कोई सामान्य इलाका नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से विवाद का विषय रहा है। यही वो क्षेत्र है जहां पर समुद्री सीमा को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। आज की बहस में हम यही जानेंगे कि प्रोजेक्ट अबाबिल आखिर है क्या, सर क्रीक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अचानक सर क्रीक के पास पाकिस्तान इतना एक्टिव क्यों हो गया है। सर क्रीक में पाकिस्तान की तरफ से हलचल और आखिर प्रोजेक्ट अबाबिल क्या है। पाकिस्तान भारत की समुद्री सीमा के पास सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत से सटी दलदली सक्रिय सर क्रीक इलाके में नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं। बांधा धोरा और हरामी धोरा सर क्रीक क्षेत्र में बहुत तेज से सैन्य काम हो रहा है। यहां पाक नेवी के SSGN स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। ये कमांडो समुद्र, हवा और जमीन पर खास मिशन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। पाकिस्तान को इस काम में चीन और तुर्की की मदद मिल रही है। चीन और तुर्की की मदद से ड्रोन और हावरक्राफ्ट तैनात किए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी और तेज कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नेवी सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार मजबूत कर रहा है। इस पूरे अभियान की निगरानी कौन कर रहा है जानते हैं? फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पूरा प्लान असीम मुनीर ही तैयार कर रहे हैं। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा पर वो इलाका है। यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध, गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच पड़ता है। यहां सीरी मछली पाए जाने के कारण सर क्रीक नाम पड़ा। यहीं से अरब सागर की समुद्री सीमा शुरू होती है। यह सुरक्षा मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। नौसैनिकों की निगरानी होती है। सीमा सुरक्षा के लिए भी इसकी अहम भूमिका होती है। ये दोनों देशों के मछुआरे यहां पर पहुंचते हैं मछली पकड़ने के लिए। कई बार तो मछुआरे अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोनों देशों की बातचीत होती है, पुष्टि होती है और उसके बाद फिर उन्हें रिहा किया जाता है। अब भारत पाकिस्तान में सर क्रीक को लेकर मतभेद और विवाद आखिर है क्या, वो समझने की जरूरत है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध में 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर लंबी ज्वारी खाड़ी है। यह विवाद 1914 के समझौते के अलग अलग व्याख्या से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सर क्रीक उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। पाकिस्तान के अनुसार सीमा खाड़ी के पूर्वी किनारे, जिसे ग्रीन लाइन भी कहते हैं, यहां से वो गुजरती है। भारत का कहना है कि खाड़ी
सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए और इसी मतभेद की वजह से समुद्री सीमा आज तक तय नहीं हो पाई है। इस विवाद का असर अरब सागर में दोनों देशों के समुद्री अधिकारों पर पड़ता है। यहां पर तेल गैस मिलने की संभावना अक्सर रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण भी बनाती है। यह इलाका भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। अब मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर भारत का बॉर्डर सर क्रीक कहां से है और पाकिस्तान कहां पर है। गौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको यह बताने की भी कोशिश करूंगा। थोड़ी सी तकनीकी परेशानी है यहां पर, लेकिन यहां पर जो मैप है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भारत कहां है, पाकिस्तान कहां है, और भारत पाकिस्तान जहां पर दिख रहा है वहां पर एक हल्की सी जगह आपको गुजरात के पास दिखाई दे रही है, जहां पर आपको सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है सर क्रीक। देखिए ये वो जगह, भारत पाकिस्तान का नक्शा है। यहां पर ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, और जिस सर क्रीक की मैं बात कर रहा हूं, ये सर क्रीक है। यहां पर ये पूरा इलाका है जो कि बेहद सकरा है, और इस पूरे इलाके में यहां पाकिस्तान अचानक से एक्टिव हो रहा है और यहां से एक्टिव होकर तैनाती वो कर रहा है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। अगर इसे आप और बहुत करीब से देखें तो ये सर क्रीक आपको दिखाई दे रहा है। ये ऐसे बहुत सकरा दलदल यहाँ पर है, रेत है, यानी कि पानी बहुत कम है, और ये पूरा ये इलाका इसे सर क्रीक कहते हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जो आपको बताती हैं, इसी को लेकर पूरा लड़ाई है, इसी को लेकर बहस हो रही है, और अब अचानक से पाकिस्तान यहां पर एक्टिव हो गया है। असल में सर क्रीक पर पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है उससे भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। कारण नंबर 1, भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा के बेहद ये करीब है। कारण नंबर 2, यहां पर ड्रोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। कारण नंबर 3, दलदली इलाका होने के कारण यहां पर घुसपैठ और तेज आवाजाही बहुत आसानी से हो सकती है। कारण नंबर 4, ये क्षेत्र भारतीय नौसेना की सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कारण नंबर 5, तनाव बढ़ने से समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कारण नंबर 6, यहां पर सर क्रीक के पास सीमा की निगरानी और सुरक्षा के साथ साथ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कारण नंबर 7, भारत की नौसेना, तटीय बल और बीएसएफ पहले से ही लगातार यहां पर सतर्क है। कारण नंबर 7, इसलिए भारत को सर क्रीक और अरब सागर में हर गतिविधि पर नजर यहां पर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है भारत पाकिस्तान के मद्देनजर। अब पाकिस्तान जो चारों ओर से घिरा है वो समुद्र से इतनी हलचल क्यों कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान समुद्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यहां पर यह गौर करने वाली बात है, वो लगातार यहां पर अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। बावजूद इसके सबसे बड़ी बात है कि फोकस अब सिर्फ उसकी तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। अरब सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। सर क्रीक के पास नई मरीन सिक्योरिटी पोस्ट बनाई जा रही है। यहाँ कोस्टल डिफेंस बोट्स और मरीन असल्ट क्राफ्ट तैनात किए गए हैं। हावरक्राफ्ट और हाई स्पीड पेट्रोल बोट से लगातार यहाँ पर गश्त की जा रही है। भारत बॉर्डर पर पाकिस्तान को चीन और तुर्की मदद कर रहे हैं। तुर्की के जो कातिल ड्रोन हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो कातिल ड्रोन यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, जो कि विस्फोटक भी अपने साथ ले जाकर हमला करने में सक्षम है। चीन के जो आधुनिक हावरक्राफ्ट और असाल्ट बोट्स दलदल के ऊपर तैरते हुए हमला भी कर सकती हैं। मानव रहित समुद्री और हवाई ड्रोन भी इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जो पाकिस्तान की तरफ से हलचल बढ़ रही है, यहाँ पर चाइना और तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो है जो घट रहा है। आने वाले समय में कुछ तो है जो हो सकता है। इसलिए हम इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, उनसे सवाल पूछे और लोगों ने जो उस पर अपनी राय दी है वो आपके सामने। पहला सवाल जो पूछा कि क्या सर क्रीक में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य तैनाती भारत के लिए चिंता का विषय है? लोगों की राय, करीब
35% लोगों ने कहा हाँ ये बड़ा खतरा हो सकता है। 16% ने कहा कि खतरे को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। 47% लोगों ने कहा सतर्क रहना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान की सैन्य तैयारी भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है? 43% लोगों ने कहा चुनौती बढ़ेगी। 38% लोगों ने कहा भारत इसके लिए तैयार है। 18% लोगों ने कहा ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सर क्रीक में ड्रोन और हावरक्राफ्ट की तैनाती से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है? 43% लोगों ने कहा हाँ तनाव तो बढ़ेगा ही। 20% लोगों ने कहा असर सीमित रहेगा। 31% लोग कह रहे थे सिर्फ निगरानी का हिस्सा होगा। 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या भारत को सर क्रीक में अपनी नौसैनिक और तटीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए? 67% लोगों ने कहा हाँ तुरंत करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा है नहीं, वो कब क्या कर दे। 22% लोगों ने कहा भारत बहुत मजबूत है, और भारत बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ 10% लोग कह रहे थे जरूरत के हिसाब से ऐसा करें अगर लगता है तो। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और पांचवा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा कि आपको लगता है कि सर क्रीक से लेकर भारत पाकिस्तान में तनाव आगे और बढ़ सकता है? पाकिस्तान फिराक में लगा हुआ है, तो लोगों की ये राय थी हाँ। 42% लोगों ने कहा हाँ खतरा बढ़ सकता है। 30% लोगों ने कहा स्थिति तो सामान्य ही रहेगी ऐसा लगता है। 22% लोगों ने कहा बातचीत से समाधान निकल जाएगा, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एक्सपर्ट का पैनल अपने साथ बुलाया है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर है क्या। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ हैदर हयात पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देवनाथ जी के पास चलूँगा। मल्लिका पांडे जी भी मेरे साथ होंगी, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देवनाथ जी, सर क्रीक को लेकर ये जो हलचल बढ़ रही है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो गया है, इसके साथ साथ चाइना और तुर्की की प्रत्यक्ष तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पर उपस्थिति भी वहां पर देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ मनोज जी, जहाँ तक सर क्रीक की बात है, भारत और पाकिस्तान में यह विवादित एरिया है। आजादी के बाद से ही उभय पक्ष की जो बॉर्डर पुलिस होती है वो वहां पर एग्रेसिव पेट्रोलिंग करती रही है। ये दर्शकों को बताना बहुत उचित होगा कि पहले हमारे देश में बीएसएफ थी नहीं। बीएसएफ का गठन 1965 में किया गया। तो 1965 के पहले हमारे देश से जो गुजरात स्टेट की पुलिस थी वो सर क्रीक के वहां तक जाकर पेट्रोलिंग करती थी। कच्छ के पूरे एरिया में ऐसा ही होता था। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिंध प्रोविंस की जो उनकी प्रोविंशियल कॉन्स्टेबलरी थी वो सर क्रीक तक आकर पेट्रोलिंग करती थी। बाद में 1965 में भारत ने बीएसएफ बना लिया, पाकिस्तान ने भी रेंजर्स बना लिए, और भारत की बीएसएफ ने 1984 के बाद से अपना एक वाटर विंग बना लिया। वाटर विंग बोला तो बीएसएफ का वह हिस्सा जिसमें हमने पेट्रोल बोट्स दे दी, हाई स्पीड बोट्स दे दिए, बीएसएफ को अपने डाइवर्स दे दिए, और इनकी मदद से सर क्रीक की पेट्रोलिंग हमने शुरू की। अब दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह है कि सर क्रीक, जैसे आपने बताया, 96 किलोमीटर लंबा है। जहां इसका शुरुआती एरिया है वहां पर कैचमेंट एरिया है, दलदल है। देखिए मार्शी एरिया है, बारिश में पानी 1 मीटर गहरा होता है, जब बारिश नहीं होता तो सिर्फ कीचड़ होता है। शुरुआती एरिया में इसकी चौड़ाई महज कुछ 100 मीटर है, और जब तक ये अरब सागर में जाके अरब सागर के मुहाने में खुलती है तो इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर हो जाती है, जो कि हाई टाइड या लो टाइड के हिसाब से अरब सागर में जो इसका मुहाना है वो कभी मात्र लो टाइड के समय मात्र 3-4 किलोमीटर चौड़ा,
और हाई टाइड के दौरान जहां इसका अरब सागर में मुहाना है 7-8 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान दावा करता है कि जो हमारी आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो सर क्रीक के पूर्वी छोर पर है, जबकि भारत दावा करता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सर क्रीक के मध्य से, जो नेविगेशनल चैनल है उसका जो बीच वाला एरिया है उसमें से है। तो पूरा दारोमदार वहीं पर है। वैसे एक शब्द में बता दूं कि इसके काफी सारे इकोनॉमिक रिपरकशंस भी भविष्य में होने वाले हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जी जी, गौरीशंकर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरीशंकर गुप्ता जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की निगरानी थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ये मानता है कि पाकिस्तान के सीने में एक तरह से तीर की तरह चुभा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश की सीमा से इलाके में समझें या सर क्रीक की तरफ समझें या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें। वो चाइना और टर्की के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिमाग में है, वो अभी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कितना सतर्क होने की जरूरत है? जी, ऑडियो आपका नहीं आ रहा, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नमस्कार मनोज जी, ये नमस्कार मैटर सिर्फ सर क्रीक का नहीं है। जी ये मैटर जो है ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखना चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान में अभी 3 जगह बड़े बड़े अनरेस्ट चल रहे हैं। एक तो पीओके में चल रहा है, जहां पे बहुत बड़ा उनको चैलेंज है। आप जानते हैं बलूचिस्तान में काफी समय से चल रहा है, और पख्तूनवा में चल रहा है। इसके अलावा वहां की आर्मी के प्रति भी असंतुष्टता काफी है। जब से उनकी सरकार को गिराया गया, हमारे क्रिकेटर जो थे इमरान खान, और उसके बाद से पाकिस्तान में असंतुष्टि काफी है। और उसके बाद हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके अगेंस्ट में भी नेचुरली पाकिस्तान काफी परेशान है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान अभी जो है वो हमारी सीमा पे जगह जगह थोड़ी ज्यादा निगरानी रख रहा है और अपना डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। ड्रोन का वारफेयर भी चल रहा है, कुछ हद तक डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है, टैंक्स भी ज्यादा आ रहे हैं, मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है। ये सिर्फ सर क्रीक का नहीं है, ये ओवरऑल है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी इंटरनल प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटे, और उस ध्यान को हटा के वो भारत की तरफ लाना चाहता है, और ये उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये मैं मानता हूं कि जो उनके फील्ड मार्शल हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होगी डेफिनेटली कि वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और बेस्ट तरीका यह है कि भारत की तरफ ध्यान दे दिया जाए। तो ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। ये चीज तो हमारे बहुत पुराने पिछले 5-6 डिकेड से चल रहा है। इसमें कोई बहुत गंभीरता भी नहीं है। कोई किसी पक्ष ने कभी कोई मुद्दे उठाए भी नहीं है, बातचीत में भी नहीं हुआ है। तो इसको तो अननेसेसरी एक विवाद का हिस्सा बनाना चाह रहा है पाकिस्तान, और उसको बना करके वहां डिप्लॉयमेंट करके, और वो चाहता है कि हम भारत के साथ, हमारी तनाव होगा तो लोगों की एकता भी बढ़ेगी और लोगों का जो ध्यान है इंटरनल प्रॉब्लम से हट जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम, पाकिस्तान में जो विद्रोह का वातावरण बना हुआ है, उनकी डेमोक्रेसी में जो दखलंदाजी मिलिट्री ने दी हुई है, उन सबको ध्यान से बटाने के लिए ये सारे कार्य चल रहे हैं। और मैं इसको कोई कारण नहीं मानता। भारत पूरी तरह सतर्क है, और हमें इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। जी, हैदर हयात मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। हैदर साहब, आपकी जो पाकिस्तान में अपनी परेशानी है, अपनी जो भसड़ मची हुई है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो कहीं ये प्लान नहीं बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज समझा देता हूँ। आप लोगों को पहली बात डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पहली बात तो ये कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये अबाबील एक एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, अच्छा, जिसकी वजह से वहां पर ये डिप्लॉयमेंट हुई है उस एक्सरसाइज के लिए। गुज़िश्ता साल आप लोगों ने त्रिशूल एक्सरसाइज की, तो आप लोगों ने भी डिप्लॉयमेंट की यहाँ पर, आपके भी ट्रूप्स यहाँ पर जो है उनकी मूवमेंट देखी गई उस एक्सरसाइज के दौरान। तो आप लोग इससे बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग इससे बिल्कुल खौफजदा ना हो।
यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंस है उसका वाहिद मकसद सिर्फ जो है वो उस एक्सरसाइज उसकी वजह है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, आप लोगों का ना एक पुराना मसला है कि हर चीज को पाकिस्तान के को लेकर इस एंगल के साथ पेश किया जाए कि बाद में आप लोगों को के लिए आसानी हो जाए कि आपकी गवर्नमेंट के नैरेटिव को वो चीजें किस तरह सर्व करेंगी। पाकिस्तान को इस वक्त कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की कोई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान कुछ करे और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। अभी गुप्ता साहब जो फरमा रहे थे कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामला हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे, लिहाजा इस तरह की टेंशन क्रिएट की जाए बॉर्डर पे कि भारत के साथ पाकिस्तान की नोकझोंक हो, फिर लड़ाई हो और पूरी कौम जो है वो एक हो जाए। इस तरह की अप्रोच अगर मैं आपकी बात मान लूं, ठीक भी है, तो बैक एंड पे तो फिर यही चीज होगी ना कि पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी सिचुएशन में भारत को नाको चने चबवा देगा, तो फिर पाकिस्तान ने ये काम किया। अदरवाइज तो पाकिस्तान को अंदाजा होता ना कि जंग है तो उसकी एक कॉस्ट पाकिस्तान को भी पे करना पड़ेगी। तो लिहाजा ये वो घिसी पिटी स्टोरीज हैं आप लोगों की, और इसका एक अगला एपिसोड आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, मुझे पता है गुजरात में इलेक्शंस हैं, मुझे पता है कि इंडियन पंजाब में इलेक्शंस हैं, गुजरात में नहीं है भाई, जहां पर एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो उसके लिए आप लोगों ने अभी से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और लोगों का की जहन साजी का अमल शुरू कर दिया है मोदी गवर्नमेंट के कहने पर। जो कुछ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, मल्लिका जी आप ही जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल देख रहा हूं, जो कुलगाम के अंदर आप लोगों ने 2 बिहारी जो मजदूर थे उनको मार दिया, उससे पहले 2 बिहारी नहीं थे भाई, एक छत्तीसगढ़ का भी था। छत्तीसगढ़ के आपके फैक्ट फिगर ठीक नहीं है, आपकी करेक्शन का शुक्रिया। अभी आप गुजरात का चुनाव करवा रहे हैं, कुलगाम में मारे गए। तो ये जो आप लोग बुनियादी तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग जो फॉल्स फ्लैग करना चाह रहे हैं, अब आपको मौका मिल गया, आप मल्लिका जी के पास चलें, आप लोग कीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा वो फिर सारी दुनिया देखेगी। मल्लिका जी आप ही जवाब दे दीजिए। नमस्कार मनोज जी, देखिए पाकिस्तान की आदत है, बहुत ही मार्वेलस पीआर स्टंट किया है पाकिस्तान ने इस बार। हाँ। जैसे गुप्ता सर ने भी हाईलाइट किया कि कैसे नैरेटिव चेंज करने के लिए हैदर साहब ने बोला हमें कोई जरूरत नहीं है। सर आपके तो जो ड्रोन्स टर्की ने आपको गिफ्ट किए वो तक आपने 300-400 पिछली बार उड़ाए थे, ले से लेके सर क्रीक तक, कोई भी टारगेट में तो पहुंच नहीं पाया, कोई लैंड तो कर नहीं पाता सर आपका। आप कमीशन बोर्ड करते हैं, आप एक सबमरीन कमीशन करते हैं, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अप्रैल में जाके वहां चाइना पर लॉन्च करके आते हैं। सर आप कहाँ की बात कर रहे हैं, हम आपसे थ्रेट क्यों होंगे और खौफ ज्यादा क्यों होंगे? हमारे क्रीक क्रोकोडाइल्स ही आपके लिए बहुत है सर बीएसएफ के, तो हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे कुछ खौफ खाने की। और हम अपनी सबमरीन्स खुद बनाते हैं, हम अपनी शिप्स खुद बनाते हैं, हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, बीएसएफ बहुत ही सक्षम है। हम इंडिजिनस बनाते हैं सर, हम लोगों की ईएमआई पर नहीं जी रहे हैं, चाइना और टर्की की ईएमआई पर नहीं जी रहे हैं, सऊदी अरेबिया से लोन लेकर उसके खैरात पर नहीं जी रहे हैं सर, आईएमएफ के बेल आउट में नहीं जी रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में शांति की, सर मोहसिन नकवी आपकी संसद में जाके क्या बोलते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप ही के क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बाय द वे मोहसिन नकवी आपके आसिम मुनीर के ब्रदर इन लॉ है, वो जाके बोलते हैं कि भाई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और आपके जो ख्वाजा आसिफ है वो क्या बोलते हैं सर, डिफेंस मिनिस्टर आपके रक्षा मंत्री अपने ही पार्टी, अपने ही इंटरनल मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत है, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, आप पहले क्रिकेट बोर्ड को तो सुधारे। तो आपके खुद के पार्टी के इंडिविजुअल्स, खुद के 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, सिस्टम आपका कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक शोपीस बन के रह गए हैं, आसिम मुनीर जनरल डायर बन चुके हैं, अपने आप को खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहे हैं, 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पीओजेके में बलूचिस्तान आपके यहाँ इंडिपेंडेंस डे मना रहा है 11 अगस्त को सर, 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, और आप सब बोल रहे हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है। सर या तो फिर आपके यहाँ आप सदरे रियासत बनने वाले हैं नेक्स्ट, या आपको सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, या आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। ये तमाम तरह की इफ यू अलाउ मी, मैं 1 मिनट में रिप्लाई करना चाह रहा हूं। चलिए दे दीजिए, वरना बोलेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए मल्लिका साहब, अपने थोड़े से ना फैक्ट्स और फिगर्स करेक्ट कर लें। ये व्हाट्सएप की कहानियां और गोदी मीडिया पर चलने वाली स्टोरीज पर रिलाय ना किया करें, कुछ बड़ा करें, फैक्चुअल चीजें सामने लेकर। आपने कहा जी, आपने कहा पाकिस्तान चीन से और तुर्की से चीजें लेता है, आप लोग इंडिजिनसली पता नहीं क्या क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स जो है वो इंडिया है। 40% आपकी इंपोर्ट्स रशिया से, 29% फ्रांस से,
15% इजराइल से है, तो इंडिजिनस आप क्या बना रहे हैं घर में? जब आपका 80% से ज्यादा आप मिलिट्री इक्विपमेंट इन 3 ममालिक से परचेज कर रहे हैं, थोड़े फैक्ट्स क्लियर करें। दूसरा, आपने कहा आप लोग सबमरीन्स खुद बना रहे हैं। आप लोगों को तो अभी सबमरीन्स की एआईपी टेक्नोलॉजी लेने के लिए, आपको एआईपी टेक्नोलॉजी लेने के लिए जर्मनी से बात करना पड़ी। पाकिस्तान एआईपी टेक्नोलॉजी के हंगूर क्लास अटैक सबमरीन 4 पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो अपने फैक्ट्स क्लियर करें, अपने फैक्ट्स क्लियर करें। ये घिसी पिटी कहानियां, ये घिसी पिटी कहानियां आप जाहिर भारतीयों को सुना दें, वेरी गुड। जो सेन इंडियन है ना, वो आपकी बातें सुनकर पक चुका है, उसको अंदाजा है कि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। 92 अरब डॉलर स्पेंड करके 7 जहाज आप लोगों ने जमीन पर करवा दिए। 92 अरब डॉलर गरीब भारतीयों का स्पेंड करके मिलिट्री पर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनवा ली। और एक और बात, आपने कहा टर्किश ड्रोन्स जो पाकिस्तान ले रहा है, जो ये नहीं करते वो नहीं करते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अभी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पाकिस्तान ने 2 बड़े लॉन्ग रेंज ड्रोन्स बनाए हैं, और एक है D248 जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है, दूसरे S369 जो 2000 किलोमीटर की रेंज का है। पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। हम इंडिजिनसली जो बनाते हैं वो सारा हमारा होता है, आपकी तरह नहीं। हेल से तेजस बना दिया, जिसका इंजन अमेरिका देगा, जिसका रडार इजराइल देगा। अच्छा ठीक है, चूंकि आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, हथियारों की, मैं समझ गया, हो गया हैदर साहब, हो गया। अरे हैदर हयात, हो गया। अब डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे देवनाथ जी, उनके पास चलते हैं। देवनाथ जी, ये तो जो 2-4 हथियारों से डरा रहे हैं, जरा इनको बताइए भारत के पास क्या क्या। आज ही अग्नि 4 का टेस्ट हुआ, सफल परीक्षण हुआ है। हाँ मनोज जी, देखिए जहां तक भारत है, हमारे लिए पाकिस्तान जो है ज्यादा खतरा नहीं है। हमारे लिए जो मेन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में। पाकिस्तान हमारे लिए एक साइड शो है। ये तो पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं वो हमेशा हिंदुस्तान को थोड़ा दुश्मन बताकर अपनी जो वजूद है, अपनी जो लेजिटिमेसी है, उसको थोड़ा तूल देने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए भारत का जो डिफेंस है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप देखें हमारी नेवी का डिप्लॉयमेंट, पूरा का पूरा नेवी जो है 50% डिप्लॉयड है ईस्टर्न कोस्ट में। हमारा पूरा जो ध्यान है 50 से 60% ध्यान अंडमान निकोबार स्टेट ऑफ मलाका की तरफ है। और जो हमारी वेस्टर्न नेवल फ्लीट है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान हिंद महासागर में है और अरब सागर में है। पाकिस्तान की मकरान के कोस्ट की तरफ हमारा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। कराची है ठीक है, ग्वादर है ठीक है, हम उस पर नजर रखते हैं। इतनी बड़ी कोई खास बात है नहीं फ्रॉम नेवल और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमने वहां बंदोबस्त किया हुआ है। बीएसएफ की जो वाटर विंग है, अभी बीएसएफ क्रोकोडाइल्स की बात हो रही थी, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल है। कोस्ट गार्ड ने द्वारका में ही अपने शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो हर रोज जाकर सर क्रीक के मुहाने तक पेट्रोलिंग करते हैं। इंडियन नेवी तो है ही बहुत मजबूत फोर्स है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारी नेवी के बराबर हो जाए। सर्क्रीज का मैं इंपॉर्टेंस बता दूं, एक तो वहाँ लोकल जो लोग हैं उनके लिए फिशिंग का बहुत बड़ा स्रोत है। देखिए वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है वो हजारों साल से, सैकड़ों साल से सर्क्रीक में फिशिंग करती रही है। अभी हम सीरी मछली की बात कर रहे थे। सेकेंड बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि जियोलॉजिस्ट का ये अंदाजा है कि सर्क्रीक के नीचे और आसपास के एरिया में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन सर्वे के बाद जब चालू होगा तो हर बाउंड्री सर्करी की जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ तक पाकिस्तान जमीन के नीचे से कच्चा तेल और गैस का दोहन करेगा और कहाँ तक भारत जमीन के नीचे से कच्चे तेल और गैस का दोहन करेगा। तीसरा और आखिरी फैक्टर बता देता हूँ, छोटी सी है कि देखिए इंटरनेशनल लॉ ऐसा है कि जहां पे भी सर्करी खत्म होता है वहां से एक सीधी लाइन बन जाती है समुद्र की तरफ, अरब सागर की तरफ, नॉर्थ अरब सागर की तरफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। तो अगर हम पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन मान ले तो ये जो सीधी लाइन है जो कि इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगी, वो इंडिया की तरफ करीबन
2000 किलोमीटर हमारा लॉस हो जाता है। और अगर हम भारत का इंटरप्रिटेशन मान ले कि सर क्रीक का जो मुहाना है उसका आधा हमारा है, तो फिर वहां से जो 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, उससे पाकिस्तान की तरफ वो लाइन ड्रिफ्ट हो जाती है, सीधी लाइन बनती है अरब सागर की तरफ। तो उससे पाकिस्तान को करीबन 2000 किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका लॉस है। और सबका मेरीन बायोलॉजिस्ट और मेरीन जियोलॉजिस्ट का आइडिया ये है कि इस जगह पर समुद्र के नीचे बड़ी तादाद में स्पेशल मिनरल्स, खासतौर से मैग्नीज ओर की उपलब्धि है। तो आने वाले दशकों में, शायद 30 साल के बाद, शायद 50 साल के बाद, जब वहां पर मैग्नीज ओर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ से दोहन होगा, तो यह निर्भर करेगा कि 2000 किलोमीटर वाला वो हम जाएंगे या 2000 किलोमीटर डिस्प्यूटेड जो समुद्री में है, जहां पानी की गहराई मात्र 30 फुट, 100 फुट, 200 फुट होती है, वहां पे पाकिस्तान दोहन करेगा। जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुप्ता जी के पास मैं चलूंगा। गुप्ता जी, क्या पाकिस्तान अपना ध्यान मोड़ना चाहता है, भटकाना चाहता है? क्योंकि वहाँ पर जो तमाम इलाके हैं, पीओके है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो घटनाक्रम घट रहा है वो तो घट रहा है, लेकिन वहाँ कुछ सियासी खेल भी चल रहा है। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि भाई क्या शरीफ और जरदारी की सत्ता को डुबाने के लिए मुनीर कुछ प्लान रच रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जो सिचुएशन है उसमें भी कई इंटरनल टर्न्स हो रहे हैं जिनका पूरा मीडिया में नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया में कि इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है पिछले कुछ दिनों में। तो नेचुरली कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होगा, उसी वजह से ये सब किया हुआ है। तो ये तो एक इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की वो है, क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरह की डेमोक्रेसी और आर्मी के बीच में जो कह सकते हैं गोट जो जोड़ तोड़ चल रही है, उसमें भी कई बार दरार आ जाती है। क्योंकि अभी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार तो है नहीं, आर्मी की बैकिंग से सरकार चल रही है। और प्रधानमंत्री वहाँ के जो हैं उन्होंने खुद ने कहा है कि हम आर्मी के साथ कोलेबोरेट करके सरकार चला रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये उनकी जो सरकार है उसके बीच में कहीं तनातनी चल रही है। एक तो चीज ये बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज आपने देखा कि इजराइल ने ऑलरेडी बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की जो है वो स्वीकार कर लिया है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि और भी देश उनको इंडिपेंडेंस राष्ट्र के रूप में स्वीकार माने। पाकिस्तान की सरकार खुद मान रही है कि उनका कंट्रोल बलूचिस्तान पे बहुत कमज़ोर है और उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं वो वहाँ पे जा नहीं पाती हैं, और जाती हैं तो उनका कत्लेआम हो जाता है। ये सिचुएशन चल रही है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी बड़ी समस्याएं हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा कि तालिबान एक बार इनका बहुत बड़ा भागीदार माना जाता था। अब तालिबान जो है वो इनके साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। जगह जगह कई बार इनके वो हुए हैं, मुठभेड़ें भी हुई हैं, कुछ लोगों को बॉर्डर के ऊपर मारा भी गया है। पख्तूनख्वा रीजन जो है उसके अंदर भी समस्याएं हैं और पीओके में भी समस्याएं हैं। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर है पाकिस्तान, उसका हमेशा से पाकिस्तान का यही रहा है कि वो इंटरनल लोगों का जो ध्यान है उसको दूसरी तरफ करने के लिए भारत एक स्केप गोट की तरह से यूज किया जाता है कि भारत के ऊपर उनकी कहिए कि आप हमारी सीमा जो है उसके ऊपर टेंशन है, और फिर लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस टेंशन के को क्रिएट करके लोगों का ध्यान इधर उधर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि सिचुएशन पीओके में भी बड़ी गंभीर है। वहां पे भी करीब कहा जाता है कि करीब 60 लोगों को मार दिया गया है, और हो सकता है कम ज्यादा, मैं नंबर के ऊपर नहीं जाता, लेकिन सच्चाई ये है कि काफी लोगों को वहां मारा गया है। और वहां पर सारा इंटरनेट बंद है, विदेशी पत्रकारों का जाना बंद है। विदेशी पत्रकार अब सिर्फ 3 जगह पे, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ही जा सकते हैं, बाकी किसी हिस्से में पाकिस्तान के में जा नहीं सकते। ये पाकिस्तान की खुद की एक विज्ञप्ति आई थी, कल ही आई, परसों आई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ
बलूचिस्तान के इलाके में समस्या है। चाइना के साथ जो CPC साइन किया था उसका भी कोई रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना भी अब काफी हद तक उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। उनके लोग वहाँ कई बार मारे जा चुके हैं। जो भी इंजीनियर्स और जो भी उनके लोग हैं उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को देखते हुए मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को एक रिलीफ मिला था अभी बीच में, जब उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच में थोड़ा सा मध्यस्थता का रोल अदा किया था। लेकिन वो रिलीफ अब खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का विश्वास भी उठ गया है और अब ज़्यादातर ओमान और कतार की तरफ उनका अटेंशन है। पाकिस्तान का अब कहीं भी उसमें मध्यस्थता का रोल खत्म हो चुका है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो इसीलिए किया जा रहा है कि उनका जो जनता है, आवाम जो है पाकिस्तान की, उसका ध्यान भारत की तरफ डाल दिया जाए और इंटरनल जो सिचुएशंस हैं और जो उनकी आर्थिक स्थिति जो इतनी खराब है उससे दूर कर दिया जाए, तो शायद सरकार चल पाएगी और आर्मी भी अपने आप को अपने स्थिति में कायम रख पाएगी। मेरा ऐसा मानना है। ये खास बात है। हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर, वहाँ पर जो POK और बलूचिस्तान में तो जो घट रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन POK में जो चुनाव में धांधली हुई है, उन चुनाव में धांधली को लेकर बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को जो उखाड़ फेंकने का अल्टीमेटम दिया है, इसके साथ साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी सिस्टम को दहाने का वादा कर दिया है कि भाई सिस्टम को ढहा दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर की जो सियासत है उसकी ज़मीन दरकने लगी है, धंसने लगी है? इससे कैसे कुछ प्लान बनाया जाए, जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, डूबती हुई नैया को कैसे बचाया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं घट रहा है? अच्छा मनोज जी, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अभी यूके देवनाथ साहब ने कुछ बातें की, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी बड़ी मजबूत है, इंडियन नेवी ने इतनी डिप्लॉयमेंट फलानी जगह पे की है, इतनी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय नेवी बहुत बड़ी है। मजबूती का आलम यह है और ताकतवर होने का आलम यह है कि नवंबर 2016, मार्च 2019, अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 4 दफा आपकी सबमरीन्स पकड़कर हमने घर भिजवाई के, घर बैठा के रखो इनको वरना तबाह कर देंगे। फिर शर्मनाक हादसा पूरी दुनिया में अगर किसी नेवी के साथ हुए हैं, सबसे ज्यादा भारतीय नेवी। आप INS सिंधु रक्षक की बात कर ले, मतलब आपकी डॉकयार्ड पर खड़ी खड़ी सबमरीन्स आपस में टकरा जाती हैं, कोई शिप जो है वो वहां पे आग पकड़ जाता है। और आलम यह है कि सबसे ज्यादा पीस टाइम के अंदर किसी एयरफोर्स को हादसा हुए हैं तो वो भारतीय एयरफोर्स है एशिया में, और किसी नेवी को हुए हैं तो वो इंडियन नेवी है। दूसरी, जहां तक बात आपने की पाकिस्तान के हालात की, देखें आजाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात के 2 मराहल हुए हैं, मुझे पता है कि उससे भारत को बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप लोग डे 1 से चाहते थे कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तवसत से कि वहां पर इंतखाबात हुई ना। मैं डे 1 से आपके चैनल पर बैठकर भी बात करूं कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, और अभी 2 फेजेस हो गए हैं, तीसरा फेज भी इसी तरह मुकम्मल हो जाएगा, तो वहां पर इस हवाले से तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वहां पर जो चुनाव में धांधली और बर्बरता हुआ उसका आरोप कोई भारत में बैठे किसी पॉलिटिशियन ने तो लगाया नहीं है। बिलावल भुट्टो खुद लगा रहे हैं, मोहसिन खुद लगा रहे हैं। उसी का जिक्र कर रहा हूं, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, जहां तक बात बिलावल भुट्टो की है, बिलावल भुट्टो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान की तरह मेजोरिटी मिलेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी माजी में भी आजाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट में रह चुकी है। इनफैक्ट अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और बिलावल भुट्टो शायद इस चीज को भूल रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट के होते हुए वहां पर ये कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अभी मामला खराब हुआ, और इससे पहले भी जब मामला खराब हुए थे गुज़िश्ता साल, तब भी उन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से वहां पर अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। और ये एक नेचुरल चीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसको इंतखाबात में शिकस्त होगी वो इसी तरह की बात करेगा। जहां तक बात मोहसिन नकवी साहब की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिस्टम को लपेट देंगे, सिस्टम को इस तरह कर देंगे। उन्होंने सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो मैं भी सेकंड करता हूं कि वाकईतन सिस्टम में एक रीसेट की जरूरत है। मैं भी इस चीज का एडवोकेट हूं कि हमारे यहाँ मान लिया कि वहां जो धांधली हुई है उसमें सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन हैविंग आपने मान लिया ना है जरूरत। इसका कोई ताल्लुक मनोज जी
इंडिया के साथ नहीं है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो बिल्कुल अलग है। हाँ, विद इन पाकिस्तान जो मामलात हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक अप्रोच है। हमें छोटे जो सूबों की भी जरूरत है, हमें सिस्टम के अंदर मजीद बेहतरी भी लानी है। अगर हम चाहते हैं कि आगे मामला इंडिया के साथ अलग कहाँ है, वहां तो भारत की नजर रहेगी ना हमेशा। मल्लिका जी, मुझे कुछ कहा आपने? नहीं, आप मल्लिका जी के पास चलते हैं। मल्लिका जी, आज मनोज जी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि हैदर साहब ने मान लिया है ऑफिशियली कि भाई पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो फाइनली, बट हैदर जी का भी हाल ताबिश हाशमी की तरह ना हो कि अगले दिन ही जियो टीवी में जैसी उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया तो अगले दिन ही जियो टीवी ने उनको किक आउट कर दिया। तो हैदर भाई थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आजकल आपके यहाँ जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनको भेज दिए जाते हैं नोटिसेस, कभी किसी को उठवा लिया जाता है। तो हैदर भाई थोड़ा, हैदर साहब हम नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ हो तो प्लीज। और दूसरी बात ये है, इसलिए तो संभल कर बोल रहे हैं वो, इसीलिए संभल कर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बात दूसरी ऐसी है कि जहाँ तक हैदर भाई साहब बार बार पॉइंट आउट करते हैं, इनके यहाँ के जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की धांधलेबाजी है वो पिछले इलेक्शंस में भी पॉइंट आउट हुई। वो इस बार भी हमने देखा कि पीओजेके में 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशंस में 0 वोटिंग हुई है, 0 टर्नआउट हुआ है। तो आप ये कौन सा लोकतंत्र बता रहे हैं हमें कि पाकिस्तान कौन सा लोकतंत्र है? कितने लोगों के एलिगेशंस है, जेएसीसी के कितने एलिगेशंस हैं कि फॉर्म 45 में कुछ और होता है, फॉर्म 47 में कुछ और होता है। कितने लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया है पीओजेके में। कितनी सोशल मीडिया में चीजें वायरल हो रही है, बट पाकिस्तान में एक एसी के कमरे में बैठना और वहां से बोलना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अलग बात है। फिर इन्होंने बोला इंडियन नेवी की बात। देखिए हैदर साहब, बात ऐसी है कि पाकिस्तान नेवी इज एक्सपर्ट इन मेकिंग हेडलाइंस, बट जहां तक बात आती है, देखिए सिर्फ आप हेडलाइन बना सकते हैं, आप सी को सिक्योर तो नहीं कर सकती आपकी नेवी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में साफ साफ ये देखा है। तो अगर भाई ये बड़े बड़े क्लेम जो पाकिस्तान करता है, मतलब कहां से करता है, फैक्चुअली नहीं करता है। आपके खुद के मंत्री, जैसे मनोज जी ने भी बताया, मोहसिन नकवी कुछ और बोलते हैं। आप ही के, उन्हीं के पार्टी के मंत्री ख्वाजा आसिफ कैसे बोल रहे हैं कि पीसीबी, आप पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखिए, वहां तो आप इंडिपेंडेंट है, वो कितना करप्ट है, कितने सालों से करप्ट है। ये सेम पार्टी के लोग कैसे बोल रहे हैं हैदर साहब एक चीज, और फिर आप बोलते हैं सिस्टम अच्छा चल रहा है। ये तो एक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना आप अपनी आवाम के लिए। अब असल में उन्होंने बता दिया कि वहाँ का सिस्टम खराब है, हालत ठीक नहीं है, करेक्शन की जरूरत है। अब उनको कोई अगर पूछेगा कि तुमने बोल कैसे दिया भाई, हिम्मत कैसे हो गई, तो कम से कम हैदर साहब को भी तो कुछ चाहिए। बोले उसके पहले सुना आपने मैंने भारतीय नेवी के बारे में क्या कुछ कहा है, वो भी तो सुनना चाहिए आपको। तो हर आदमी क्वेश्चन लेकर चलता है, वो उसमें गलती हैदर साहब की नहीं है, वो लेकर चले थे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।